तो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसकी हम बात करते हैं, तो महाभारत में इसकी भी बात हुई थी। रावण ने पुष्पक विमान का जो इस्तेमाल किया, जो रामायण में संदर्भ आता है, तो पुष्पक विमान क्या था? विमान ही था वो। हमारा जो पंचांग है, इट्स अ वेरी मतलब 100% साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है। धृतराष्ट्र को पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया था। अगर ऐसे देखे तो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे क्या एग्जिस्ट करती थी कि वो लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे थे? क्योंकि पृथ्वी जो है रहने लायक नहीं बचेगी। पृथ्वी पर जो पानी है वो तो उतना ही है, वो कम थोड़ी हो रहा है। बात तो सही है। बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या हुआ होगा? यूनिवर्स एक नहीं है, मल्टीवर्स है। एलियन एग्जिस्ट करते हैं। कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो भी बात आपके तर्क और विवेक पे खरी उतरती है उसी को सत्य मान। आस्था और अंधविश्वास में फर्क है। सिंपल सा केमिकल रिएक्शन। मैं बिलीव करता हूँ भगवान की एग्जिस्टेंस में। माइंड रीडिंग इज एन आर्ट। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ माइंड रीडिंग नहीं कर रहे। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पहले तो बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मुझे यहाँ के और इतना यंग टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने कुछ पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग काम करते थे, अलग अलग गांव में जाते थे। और क्योंकि एक हमने जो काम किया था वो ये था कि हम एक ऐसा कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों में एक जो सोचने का जो तरीका है वो उसको कैसे वैज्ञानिक बनाया जाए, मतलब खोजबीन की आदत डाली जाए किसी भी बात को मानने से पहले। तो उस यात्रा के दौरान मुझे पूरे देश में घूमने का मौका मिला और कई तरीके के अनुभव हुए जो मतलब आज भी कभी कभी कुछ गुदगुदाते हैं, कुछ डराते हैं और कभी-कभी अपने आप पर कुछ चीज़ों को सोचने पे मजबूर करते हैं। तो आज फिर मैं आप सब लोगों के बीच में महसूस कर रहा हूँ कि मैं फिर एक उसी दौर में पहुँच गया हूँ। बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या हुआ होगा? हुँ, हुँ। और सृष्टि बनने से पहले क्या कुछ था या नहीं था या शून्य था? हुँ, हुँ। देखिए, ये सवाल के 2 तरीके से जवाब होते हैं। एक जो हमारी धार्मिक ग्रंथों में या उसमें लिखा है, मैं तो उसकी हम बात नहीं करते। आज हम थोड़ा जो इसका वैज्ञानिक पक्ष है उसी पर अपने आप को फ़ोकस करते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद से समय की और जो स्पेस है उसकी शुरुआत हुई और वो फैलना शुरू हुआ यूनिवर्स और आज तक फैल रहा है। तो ये है जब बिग बैंग हुआ। अब बात आती है उससे पहले की। तो पूरा जो यूनिवर्स है वो एक छोटे से बिंदु, सुई के नोक के बराबर उस तक ही कन्फाइंड था। ये हमारी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इट्स अ पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। मतलब वो सिंगुलैरिटी पे कि उतना उसका जो घनत्व है, उसकी जो ग्रेविटी है इतनी ज़्यादा थी, आप सोचो कि जो सारा मैटर और एनर्जी है उसमें कन्फाइंड था उस बिंदु पे। और उसमें एक धमाका हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिफरेंट पार्टिकल बने। पार्टिकल के बाद जब वो ठंडे हुए तो डिफरेंट मैटर बने और मैटर से ये पूरा जो यूनिवर्स है उसकी संरचना हुई। तो ये हमारी जो आधुनिक वैज्ञानिक थ्योरी है जिसको ज़्यादातर मान्यता है उसको दी जाती है बिग बैंग थ्योरी को। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही इसमें और कई थ्योरी के वेरिएशंस भी हैं। कई लोगों का एक थ्योरी है कि एक यूनिवर्स एक नहीं है, मल्टीवर्स है, यानी ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। तो कई धमाके हुए होंगे फिर या हो रहे हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर जयंत नार्लिकर, उनकी थ्योरी थी कि जो वो एक बिग बैंग एक नहीं हुआ, कई हुए हैं और अभी तक जो जारी हैं। तो उस थ्योरी को भी जो मान्यता है अब वैज्ञानिक कहें कि समाज में मिलने लगी है। तो साइंस में क्योंकि कुछ भी परमानेंट जैसा एक टाइम पे नहीं होता है, उसमें हम हमेशा एक कहते हैं ना कि अपनी दिलो दिमाग की खिड़की एक खोल कर रखते हैं कि अगर कुछ नए तथ्य, नई डिस्कवरी, नई इन्वेंशन आती है और उसके अनुसार अगर हमें अपनी जो आज का जो हमारा विचार है या मत है
उसको अगर बदलना पड़े तो हम बदल लेते हैं। यही वैज्ञानिक तरीका है। विज्ञान एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो सदियों पहले था वो आज भी सत्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो नया सत्य अगर आएगा तो उसको मानना, यही वैज्ञानिक का नजरिया है, वैज्ञानिक तरीका है। सर सबसे पहले हम ना एक चीज समझें, अगर कि आज से 50 साल बाद, हाँ, हाइपोथेटिकली आज से 50 साल बाद साइंस कितना डेवलप हो चुका होगा और हमारी अर्थ क्या कुछ कर रही होगी, ह्यूमंस क्या कर रहे होंगे। अभी तो हमने बात करी कि पिछला क्या हुआ, अब हम ये बात करें कि आगे क्या होने वाला है या क्या और पॉसिबिलिटीज है। देखिए, आज जिस समय में हम रह रहे हैं, अगर हम अपने मानव इतिहास पे नज़र डालें तो ये समय ऐसा है जिसमें आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा विकसित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नज़रिए से। इतना विज्ञान और प्रौद्योगिकी कभी भी इतना डेवलप्ड नहीं था पूरे इतिहास में। अगर हम उठा कर देख लें, आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा उस तरीके से विकसित कहें अपने आप को, जो मानव मस्तिष्क है वो है। और उस केस में अब क्योंकि जब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी के नाम पे जो बहुत सारी चीज़ें हमने करी, उसमें एक चीज़ हम भूल गए। क्योंकि अगर हम अपने पुराने समय में देखें तो प्रकृति अपने आप में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के विभिन्न कंपोनेंट हैं जो कि एक अपने आप को एक दूसरे से मतलब एक कोऑर्डिनेशन में रखते हैं, एक बैलेंस वे में रखते हैं। हमने प्रकृति को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया पिछले 50 सालों से। अगर हम देखें, खासकर 50 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, कि पूरा जो वो बैलेंस था, प्रकृति के जो तत्व थे, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, वो उनमें आपस में कहीं न कहीं उनका एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ गया है। हम देख रहे हैं आज की तारीख में हमारी हवा ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, हैं? और अब तो बात ये होने लगी है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो लगभग 30-40 साल बाद ये पृथ्वी जो है रहने लायक नहीं बचेगी। स्टीफन हॉकिंग्स की अगर आपने बात सुनी हो तो उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें दूसरे ग्रह देखने पड़ेंगे अब मानव बस्तियों को बसाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी जो है रहने लायक नहीं बचेगी। प्रकृति हमें एक चेतावनी दे रही है कि संभल जाओ, नहीं तो जैसे कि हम देखते हैं कि बाकी हमारे ग्रह हैं, चाहे शुक्र ग्रह है या शनि ग्रह है, उसी तरीके का ये पृथ्वी ग्रह भी हो जाएगा, जीवन रहित। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से ये सब हुआ, लेकिन आज मानव, वही मानव जिसने इतना डिस्ट्रॉय करा, ये भी सोच रहा है कि अब इसको ठीक भी करना है। तो पूरी दुनिया के लोग एक मंच पर आए हैं और उसमें से हालांकि कुछ देश अभी उस बात पे एग्री नहीं हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विश्व के देश हैं इस बात पे सहमत हो गए हैं कि ये हमारे जो विकास का जो मॉडल हमने अपनाया है, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी को उतना हमने क्या कहें कि उसको उतना ज़्यादा स्पेस अपने डेवलपमेंट में नहीं दिया, वो इंश्योर करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जो ये जो गलतियां हमने की वो आगे ना दोहराई जाएं। तो जो विकास का जो मॉडल होगा वो इस तरीके से होगा कि जिसमें प्रकृति को नुकसान ना हो। तो हमने जो हमारा बेसिक सवाल है वो पृथ्वी को बचाने का है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी, इवन जो एआई की भी हम बात कर रहे हैं, उसकी भी सहायता हमें इस पृथ्वी को बचाने के लिए लेनी चाहिए, ना कि जिस तरीके से उसकी एक बातचीत की जाती है कि इस क्षेत्र में यूज़ हो सकती है, इस क्षेत्र में यूज़ हो सकती है, मानव के श्रम को बचाया जा सकता है, ह्यूमन लेबर को उससे बचाया जा सकता है, जो रिपीटिटिव टास्क हैं उसको करने में वो बहुत हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले तो मानव को बचाना बहुत ज़रूरी है, और मानव को बचाने के लिए इस पृथ्वी को, जो इस जीवन को सस्टेन करती है। अब एक सवाल अक्सर मेरे से बच्चों के साथ जब मैं बात करता हूँ, वो पूछते हैं कि सिर्फ पृथ्वी पर जो पानी है वो तो उतना ही है, वो कम थोड़ी हो रहा है। बात तो सही है, लेकिन जो ज़मीन में पानी आता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर रिप्लेनिशमेंट, मतलब कि वो जो रिचार्जिंग जो होता है, वो जो रिचार्जिंग के लिए उसको टाइम चाहिए, वो तो हम दे ही नहीं रहे।
दूसरी बात, हमने अपने शहरों को, इवन गाँव को भी इस कंक्रीट कर दिया है। तो ग्राउंड वाटर जो रिचार्जिंग होता था, जो कि अभी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, हार्वेस्टिंग। वो इसीलिए बताया गया क्योंकि वो हम भूल गए थे कि बारिश का पानी बड़ा सिंपल वाटर सर्कल था कि समुंदर से खारे पानी की भाप जो है वो बनी प्योर वाटर में, वो बादल बन के मानसून का देखिए कि कितना सटीक सिस्टम हमारे यहाँ पर था, साल में 2 बार ही आता है। और जिस डेट को उसका एक आने की डेट उसकी फिक्स थी, 30 जून को केरल के कोस्टल एरिया में पहुँच जाता था। तो इतना डेफिनेट सिस्टम को हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो वो उसको दोबारा से उस पैटर्न पे लाना, क्योंकि जो हमारे कारगुजारियों से जो क्लाइमेट चेंज और ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ये तो कंफर्म हो गया, बहुत सारी रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि ये हमारी कारगुजारियों की वजह से हुआ है, कि हमारा जो तौर तरीके हैं वो अच्छे नहीं हैं, हमारा कार्बन फुटप्रिंट वो अच्छा नहीं है, हमारी जो एनर्जी आती है, हर चीज़ हम के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमारी कार्बन जलाने से आ रही है, फॉसिल फ्यूल से आ रही है। जो वो सारा कार्बन जो पृथ्वी ने वो बैलेंस करने के लिए अपने अंदर छिपा रखा था, वो हमने डिग आउट कर दिया पेट्रोलियम के नाम पे, उसको हमने डिस्कवरी बोला या जो भी बोला। तो वो एक्स्ट्रा कार्बन जो पृथ्वी ने छुपा रखा था वो हम एटमॉस्फेयर में ले आए। कितना बड़ा झटका हमने प्रकृति को दे दिया। वो प्रकृति का पूरा मैकेनिज्म हमने डिस्टर्ब कर दिया और उसी का कारण रिजल्ट है कि हम ये देख रहे हैं। सर अभी आपने एक अच्छी टर्म यूज़ करी कि जैसे और प्लैनेट्स हैं हमारे आजू-बाजू, आपने कहा कि पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर है या ऐसी फाइंडिंग्स नहीं है। तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि ह्यूमंस के अलावा या अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट या ऐसा इकोसिस्टम जो हमारा है वो एग्जिस्ट करता हो, लाइक एलियंस या हमारे जैसे कुछ लोग जो मल्टीवर्स थ्योरी की हम बात करते हैं, क्या ऐसा कुछ है, पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्या कहते हैं, जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम हुए हैं, चाहे हबल ने किया है या वेबएक्स ने किया है या हमारी भी जो लेबॉर्टरीज जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, हेलने हो गया या हमारा नैनीताल वाला हो गया, अभी तक लगभग ऐसे 5000 से ज़्यादा आकाशीय पिंडों को आइडेंटिफाई किया गया है, जो जिनके फोटोग्राफी करने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो जिनका माहौल कुछ पृथ्वी जैसा है। तो जीवन की संभावनाएं वहाँ है कि नहीं, ये तो अभी, क्योंकि वो काफ़ी हज़ारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, तो वो तो नहीं पता लगा। लेकिन जो हम उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और अर्थ के जो फ़ोटोग्राफ से जब हम मिलान करते हैं, तो लगता है कि यहाँ पे मानव जीवन संभव हो सकता है, यानी हम वहाँ रह सकते हैं। अब उन पे या पूरे यूनिवर्स में या अगर मल्टीवर्स की हम बात करें, वहाँ जीवन किस प्रकार का होगा, ये एक अलग तरीके का भी जीवन हो सकता है। अगर आपने एलियन की बात करी, हालांकि अभी तक एलियन एग्जिस्ट करते हैं उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। ये सब थ्योरीज हैं, अफवाहें हैं और अलग अलग लोगों की कल्पनाएं हैं कि उड़न तस्त्री कुछ भी आसमान में कोई भी चमकती हुई चीज़ देखते हैं तो उसको फ्लाइंग सॉसर या उड़न तस्त्री कुछ बोल देते हैं। तो हालांकि अभी तक ऑथेंटिकली या जो साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं मिला है एलियंस का। यानी अभी जो मत है वो यही है कि पूरे ब्रह्मांड में अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। तो सर आप जो है एक सोसाइटी का हिस्सा भी रहे, पैरानॉर्मल सोसाइटी का, या आप उनके साथ क्लोजली आपने काम किया? जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पैरानॉर्मल क्लेम, उनके कुछ लोग के साथ मैंने काम किया था और इंडिया का उसका एक काउंटर पार्ट था रैशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके डॉक्टर बी प्रेमानंद क्या कहते हैं, तमिलनाडु के वो प्रेसिडेंट थे। तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा। कोई 1-1.5 महीना। और उन्होंने एक काम किया था कि उन्होंने पूरे हमारे भारतवर्ष में जो ऐसे इंसिडेंट या फिनोमेना जिसको चमत्कार का नाम दिया जाता है, वो इकट्ठे किए थे और उनके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है वो ढूंढा, निकाला
और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न हमें मिला। और जो कि कोई चमत्कार नहीं था, वो या तो एक कहें कि एक केमिकल रिएक्शन था, या एक फिज़िकल फिनोमेना था, या एक केमिकल रिएक्शन था, या हाथ की सफाई थी, या तीनों चारों चीज़ों का एक मिक्स था। इसकी परंपरा अगर मैं आधुनिक विज्ञान की बात करूं, तो सबसे पहले गैलीलियो ने करी, क्योंकि गैलीलियो ने एक जो सबसे बड़ा उस समय का जो मिथ था, वो ये था कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में है और बाकी जो ग्रह हैं इंक्लूडिंग सूरज पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। उसने टेलीस्कोप से ग्रहों की स्थिति का जायज़ा लिया, उसका पूरा डाटा रखा, स्टेप टू स्टेप, और साइंटिफिकली प्रूव किया पहली बार कि ये पृथ्वी नहीं सूरज है जिसके चारों ओर ये सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट था उस वक़्त में, जो कि बाइबल के अगेंस्ट जाता था। तो पूरा चर्च जो समाज है उसके अगेंस्ट हो गया था। वो अपनी किताब को अपने समय में पब्लिश नहीं कर पाए। उनकी मौत के बाद ही जो है वो उनकी किताब जिसमें ये इस बात को सिद्ध किया गया था वो पब्लिश हुई, उनके दोस्त ने कराई। क्योंकि इतने उनको मतलब डरा दिया गया या उनको थ्रेटनिंग्स आ रहे थे और कि वो नहीं कर पाए। तो आप सोच सकते हो कि कोई भी परंपराओं के अगेंस्ट में कोई भी नया विचार, चाहे वो साइंटिफिक हो, तब आता है तो थोड़ा रेसिस्टेंस होती है एग्जिस्टिंग सोसाइटी में, क्योंकि उस वक़्त वो नॉर्म वही चल रहा था। बाइबल चर्च जो है वो डोमिनेट कर रहा था थॉट प्रोसेस को। तो वहाँ से वो टूटना शुरू हुआ, जिसको हम रीनेसांस बोलते हैं या पुनः जागरण बोलते हैं ना, यूरोप का। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, हालांकि हमारे यहाँ पे ये देखा जाए तो ये 2500 साल पहले शुरू हो गया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि वो तुम्हें ऐसा बताया गया है, या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसा कहा, या तुम्हारा गुरु भी कह रहा है ऐसे। जो भी बात आपके तर्क और विवेक पे खरी उतरती है उसी को सत्य मानो। आप सोचो, यही मेथड है आज का विज्ञान का, जिसको हम मेथड ऑफ साइंस बोलते हैं। विज्ञान के या कहीं प्रकृति के नए नियमों को खोजने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही तरीका हमने जब ये जो सुपर नेचुरल क्लेम और ये थे इन पे अप्लाई किया, तो सच्चाई हर एक के सामने आ गई। और मैं आपको बता दूं कि जो रैशनलिस्ट सोसाइटी डॉक्टर कुंवर की थी, जो श्रीलंका में बेस्ड थे, और उन्होंने लगभग अभी आज की तारीख में 30 या 40 साल हो गए हैं, ये एक अवार्ड रखा हुआ है कि कोई भी आदमी कोई भी जो सुपर नेचुरल फिनोमेना को प्रूव कर दे या चमत्कार को प्रूव कर दे, तो ये 10 लाख का इनाम रखा है, वो लेके जा सकता है। मतलब उसमें हमें इन्वेस्टिगेट करने की आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप करो जो कर रहे हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वो उसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिलता है तो ये 10 लाख रुपया आपके हैं। आपको हैरानी होगी कि आज तक उस अवार्ड को कोई, उस पैसे को कोई नहीं ले पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके की चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हमारे मन का कहें या ये जो डर जो है जाने अनजाने हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। क्योंकि आप ये देखिए कि हम जब हमारी ग्रोथ होती है, सबसे पहले डर हमें किस चीज़ का दिखाया जाता है? भगवान बुरा मान जाएंगे, भगवान यानी कि अगर हम गीता के हिसाब से जाएं तो भगवान तो वो क्या कहेंगे, वो सच्चित आनंद है। वो तो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते, किसी को डरा ही नहीं सकते, लेकिन हमें उल्टी बात बताई जाती है। तो या तो मतलब आप हमें खुद पढ़ना पड़ेगा उसको, ये जो कंसेप्शन हमारे दिमाग में डाला जाता है। दूसरा डर हमें दिखाया जाता है जो हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ परसिस्ट करता है कि ये काम मत कर नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आप सब लोगों का ये अनुभव रहा होगा, कभी ना कभी आपसे जो भी बड़ा है, चाहे माता पिता हैं या बहन भाई हैं, उन्होंने बोला होगा। और एक डर जो है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, जो कभी जाता नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य का भाव है। ये भय जो है, डर जो है, ये भाव है, लेकिन हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं।
तो ये हमारी, क्योंकि हम जिस स्टेज में मैं हूँ, आप हैं आज की तारीख में, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का रहा है, जिसमें हमारी फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रहते हैं। और वो जिस सोसाइटीज़ में उस तरीके के मिथ और कंसेप्शन नहीं है, वहाँ पे हम देखते हैं कि उन बच्चों की ग्रोथ डिफरेंटली होती है, उनकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो अलग होती है। तो हम, मुझे लगता है कि एक ये बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे हमें डिसीजन लेना होगा कि जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, किस तरीके के कि हमारे कुछ चीज़ें जो हैं वो नोइंगली अननोइंगली किस तरीके से उनके दिमाग पे असर डालती हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को वो डरपोक नहीं बनाएं कुछ ऐसी बातों से। कभी जैसे बच्चा तंग कर रहा है तो हमने बोल दिया उसको चुपचाप बैठ जा, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हल्ला मचाएगा तो, है ना, या भगवान नाराज हो जाएंगे। हमने भगवान की जो सही कहें कि जो प्रकृति है वो कभी समझाया ही नहीं, क्योंकि हमें ही नहीं पता। क्योंकि मैं कितने लोगों से बात करता हूँ, मैंने कितने लोगों से पूछा कि आपने भगवत गीता को पढ़ा है? अगर भगवान की आप बात कर रहे हैं तो भागवत गीता को पढ़ा है, उसमें भगवान ने कहाँ डराने की बात करी है? कहाँ उसने कहा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा? उसने तो यही कहा है कि आपकी मर्जी है, अगर आप मुझे भी ध्यान में रखते हो तो अच्छी बात है। वो तो सच्चित आनंद है लेकिन लोग भगवान से चमत्कार की कि एक अपेक्षा करते हैं। और जबकि अगर आप देखें गीता में कहीं चमत्कार की, ये हमारे बाकी जो और चीज़ें हैं उसमें ये बात कहीं कहीं चमत्कार की जो कथाएं हैं उसमें ज़रूर है। अगर आप अपने वो देखें जो भी मेन ग्रंथ है उसमें आपको चमत्कार नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसी ज़रूर बातें हो सकती हैं, जो हमारे वेद हैं उसमें कुछ कई जगह ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि सही नहीं है, लेकिन उस तरीके से कि भगवान चमत्कार करते हैं या चमत्कार जैसा कुछ होता है, वो बात नहीं है। लेकिन एक ह्यूमन से एडवांस लेवल हाँ। जो हम हमारे समझ से परे हैं, जिसको हम शायद चमत्कार का नाम देते हैं, हम्म। जो एक नॉर्मल इंसान के बस में नहीं है, वो भगवान कर सकते हैं। तो हम वो उसको वो भगवान कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो उसी को शायद हम चमत्कार कह देते हैं। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे बात वही है कि एक हर ह्यूमन की एक एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बियॉन्ड उसके वो कर नहीं पाता। वो डिपेंड करता है कि उसकी अपब्रिंगिंग और क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हम बड़े कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्रोसेस के रिजल्ट हैं आज जो हैं, हर एक आदमी और इंडिविजुअल है। तो वो डिपेंड करता है कि वो बैकग्राउंड में क्या लेके आया है, ठीक है ना? तो वहाँ पे हमें उसको उसको करेक्टिव मेजर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया, उसको निकाला भी जा सकता है। तो वो निकालने के लिए ही वो लर्निंग की ज़रूरत है। आपको अपने स्क्रिप्चर्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि कहाँ उसमें लिखा है। अभी तो मैं सुनी-सुनाई बात मान लेता हूँ, कोई भी आके मुझे कोई भी कथा किसी ने मुझे सुना दी और मैंने मान लिया। तो उसमें वो कथा है, जब नाम ही उसका कथा है तो सच्चाई कैसे हो सकती है? इतना फ़र्क तो मुझे करना चाहिए ना। ये कैपेसिटी सच में और कथा में, मिथ में क्या फ़र्क है, ये मुझे आना चाहिए ना। को और ये विज्ञान का युग है। हर चीज़ को हम वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक पे जो मेथड है उस पे परखते हैं। तो वो जब धर्म की बात आती है तो फिर वो हमारी सोच, ये लॉजिक पंगु क्यों हो जाता है? वहाँ पे भी उसको थोड़ा अलर्ट रखना है। धर्म, मैं मानता हूँ कि आस्था का विषय है। आस्था और अंधविश्वास में फ़र्क है। आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं। तो ये जो फ़र्क है ना, ये करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम जो भी व्यक्ति ये फ़र्क करना सीख लेगा, तो उसे अपने आप ये फ़र्क दिखने लग जाएगा कि चमत्कार जैसा कुछ है या नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें ये जो लर्निंग है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को सोचने का। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जब मैंने पहली बार देखा मैं खुद हैरान हो गया था। अरे! ऐसा भी होता है। लेकिन जब उसके पीछे का जो जो साइंस था
वो पता लगा तो पता लगा ये तो एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है ये। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको इससे जुड़ा हुआ बता दूं कि किस तरीके से मतलब हमारी जो सोच है कभी कभी क्या बोलेंगे कि क्रिपल्ड हो जाती है, पंगु हो जाती है, जबकि वो चीज हमने कई बारी देखी होती है। एक ऐसे थे हिंदुस्तान में हम लड़कियों की शादियों की सबको चिंता रहती है ना? तो एक वो अपने आप को सो कॉल्ड पंडित जी, भगवान जी या जो भी कुछ कहते थे, वो थे, उनका नाम था कुमकुम बाबा। वो ये बताते थे कि आपकी लड़की की शादी इस साल होगी कि नहीं? आप सोचिए ज़रा। अगर आप एफर्ट ना करें तो पंडित जी अगर बोल भी दें कि इस साल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी शादी? यानी कि आप कर्म की थ्योरी में, जो कि गीता का एक बहुत बड़ी शिक्षा है, उसको आप डिफाई कर रहे हैं। आप अपने स्क्रिप्चर को ही डिफाई कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि आप घर से अपना एक पुड़िया में हल्दी लेकर आइए और मैं मंत्र पढ़ूँगा या ये जो गंगा जल है इसमें डालूँगा, अगर ये कुमकुम बन गया, तो आपकी लड़की की शादी इस साल हो जाएगी, नहीं तो 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप सोचो, यानी इस एफर्ट ये स्टेटमेंट से, और मैं आपको पूरी 100% फ़ेथ करके ये चीज़ जा रहा हूँ, तो मैं तो एफर्ट करना छोड़ दूँगा। 1 साल मैंने डिले कर दिया, क्योंकि पंडित जी ने बोला इस साल तो होगी नहीं। यानी अपनी ज़िम्मेदारी मैंने दूसरे के ऊपर डाल दी। और वो क्या करते थे, उन्होंने ऐसे खूब सारे लोटे रखे हुए थे, एक फ़ोटो लगा रखी थी क्योंकि भगवान जी की, और पूरा घेरवा सारा कुछ चीज़ें वहाँ पे थी। और जब आप पुड़िया खोलते थे, पुड़िया में से किसी भी लोटे से वो कुछ पानी निकालते थे और उसमें मिला देते थे हल्दी में। तो क्या होता था, कई जगह वो कुमकुम बन जाता था, कई जगह नहीं बनता था। ठीक है ना? अब आप एक बड़ा कॉमन सा इंसिडेंट सोचिए कि जब आप कपड़े धोते हैं और उसमें हल्दी लगी होती है, तो वो हल्दी वाला रंग कैसा हो जाता है? वो ऑरेंज कलर में हो जाता है ना, कुमकुम ही बन जाता है। हुँ। हल्दी में अगर आप ज़रा-सा भी चूने का पानी डाल दो, तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, कुमकुम बन जाएगा। और कुमकुम बनाने का पुराना तरीका यही था। अच्छा। हल्दी से कुमकुम बनाया जाता था, उसमें हल्का कोई भी एल्कली कुछ डाल दिया जाता था, तो वो कलर जो है सिंदूरी हो जाता था। तो ये हमारा कॉमन डे का एक्सपीरियंस है कि हल्दी अक्सर खाते हुए कपड़ों पे गिर जाती है, सफ़ेद कपड़े पे, जब साबुन लगती है उस पे, हम देखते हैं कि उसका कलर अ, थोड़ा ऑरेंजिश हो जाता है। वो इंसिडेंट को हम यहाँ पे कोरिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि उस आदमी ने हमारी सोच को लॉजिकली बिल्कुल क्रिपल्ड कर दिया। सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका कलर ये है जब एल्कली को और हल्दी को मिलाया जाएगा। लेकिन किसी को याद नहीं आ रहा, कोई कोई कोरिलेट नहीं कर रहा, उनका धंधा चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। वो तो किसी ने पकड़ के तब मतलब उनका कुछ बाद में कुछ हुआ था कि ये फ्रॉड है या वो है। जैसे कि अभी थोड़ा ये वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, आजकल लोग पकड़ लेते हैं, हुँ। थोड़े समझदार हो गए। लेकिन पहले और भी ज़्यादा था ये, छुप-छुप में होता था। और अब सोशल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा हो गई है कि फटाफट न्यूज़ फैल भी जाती है। फैल पहले जाती है। तो एक आइसोलेटेड जगह में चलता रहता था वो पूरा स्कैंडल। मेरी अपनी फ़ेथ को अपने आप में क्रिएट करा, और फिर मेरी जो लॉजिकल एबिलिटी है, सोच है, उसको ख़त्म कर दिया। और फिर आप मेरे से मतलब कुछ भी करवा लो। आप पैसे भी माँगोगे मेरे से कि देखो जी, हमने अपने आपकी बेटी की शादी करवा दी, या जो भी आपका काम था वो बिगड़ रहा था वो बनवा दिया। आपने अपने एफर्ट आप भूल गए। तो ये जो इस माइंडसेट से हमें बाहर लाना पड़ेगा। इसी से बहुत सारी हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हम उनको इसी तरीके से सोचते हैं। वो भगवान की कृपा या भगवान है या नहीं, ये एक बड़ी पर्सनल मान्यता है आपकी। ठीक है? बीइंग एन अ साइंटिस्ट, मैं बिलीव करता हूँ भगवान की एक्जिस्टेंस में। आप करते हैं? करते हूँ, बिल्कुल करता हूँ। मैं पूरा सनातनी हूँ, लेकिन अंधविश्वासी नहीं हूँ। विश्वासी हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ। हर चीज़ को खोजता हूँ, परखता हूँ, तब उस पे विश्वास करता हूँ। ठीक है ना? तो जैसे तुमने कहा कि वो उस तरीके का कोई भी चमत्कार का अभी तक सामने नहीं आया है। बातें आती रहती हैं, क्योंकि ये एक चमत्कार का पर्दाफ़ाश करो, जो जिसने यही धंधा करना है,
वो और कुछ कर लेता है। उसका एग्जाम्पल में बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हमारा एक फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, PFA, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इसमें कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब वो स्टैंडर्ड मतलब हमको लैब में टेस्ट करने पड़ते हैं, तो अगर वो टेस्ट में क्वालिफाई कर जाता है तो सैंपल पास हो जाता है। अब आप सैंपल में वो एडल्ट्रेशन करो जो टेस्ट में ना आए, ये आपकी अपनी R&D हो गई, अपनी खोज हो गई। तो ये यहाँ पे धंधा ऐसे चल रहा है कि हम एक को डिमिस्टिफाई करते हैं, वो कुछ दूसरा मिथ आ जाता है। सर वो पर्ची लिखते हैं जो, हाँ, उनमें तो कुछ शक्ति बताते हैं लोग है, और देखिए माइंड रीडिंग इज एन आर्ट, वो गलत भी हो सकती है। आर्ट में और साइंस में यही फ़र्क है। साइंस का रिजल्ट आपको 100% क्रेडिबिलिटी देता है। आर्ट में क्या होता है कि आपकी जो इंसिडेंस ऑफ एरर होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो माइंड रीडिंग इज एन आर्ट। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ माइंड रीडिंग नहीं कर रहे, वो कई जो लोग मिले हैं उनसे, मेरी उनसे पर्सनल बात भी हुई है, कई लोग जो मिलकर आए, उनको फील होता है कि वो बहुत कुछ उनके घर का बता देते हैं। देखिए ऐसा है, मैं पर्सनली उनसे मिला नहीं हूँ, मैंने मतलब टीवी पे या वो ही देखा है, तो इसलिए वो जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो पाए तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या करते हैं। लेकिन क्या साइंस के परे कुछ चीज हो सकती है जो नहीं अभी तक पकड़ी गई है, या फिर समझ में नहीं है, या सिद्धियां जिनको हम सिद्धि कहते हैं जो सदियों से चली आ रही है हमारे। साइंस इज अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस का मतलब कि आपने एक प्रक्रिया के तहत चीज़ों को जानने की कोशिश करी, ठीक है। उसमें आप कहाँ तक सक्सेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके पास मेथड क्या है एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक। अब सिद्धियाँ जैसे जो वर्ड है, सिद्धि का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ का प्रैक्टिस किया, आपने एक हुनर प्राप्त किया, वो पॉसिबल है हर चीज़ के लिए। वो पॉसिबल है कि अभी जैसे जो हम ये देखते हैं कि रोबोटिक सर्जरी जो आपने नाम सुना होगा, जिसमें जो रोबोट है वही पूरा काम कर रहा है, यानी जो ह्यूमन स्किल था हमने उसको पास ऑन कर दिया। तो जो आदमी कहते हैं ना, वो डॉक्टर का हाथ ऐसा है कि एक भी ऑपरेशन फेल नहीं होता। अभी तो ये ह्यूमन बीइंग कर रहा था, अब मशीन कर रही है, तो अब एक 101% जो है वो फेलियर होगा ही नहीं, मोर एक्यूरेसी आ गई। तो सिद्धि अब आदमी में ज़्यादा है या रोबोटिक्स उस रोबोट में ज़्यादा है। तो सिद्धि का मतलब यही है कि यू हैव अचीव ए स्टेज ऑफ परफेक्शन, ठीक है। वो कोई भी कर सकता है, आप उतना प्रैक्टिस करिए, उतना रियाज करिए। आप मतलब एक सोनू निगम जैसे गाना तो नहीं गा सकते, उसका रियाज है 4-5 साल की उम्र से लेके और अभी तक की, वो सिद्धि है। अब उसमें बोलें कि सरस्वती का वास है, डेफिनेटली ये इसको बोलते हैं, ये एनालॉजीज है जो हम किसी बात को कहने के लिए भाषा में पोएटिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। मेटाफर जो वर्ड जो होता है, इट इज़ लाइक दैट। तो उसमें हम क्या होता है कि हम लोग थोड़े भारतीय लोग थोड़े कहें धर्म भीरू और वो सब हैं, तो और हमारे जो टेक्स्ट हैं, जो दोनों रामायण और महाभारत जो एपिक हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि मतलब जो अतिशोक्तियाँ भी हैं कुछ उसमें, और बहुत सारे वो अलंकारित शब्दों का इस्तेमाल है, वो हमारी भाषा का हिस्सा है। तो हम उसको उसकी जो कवि की मंशा तो नहीं समझते, वो दूसरा भाव हम निकाल लेते हैं। ऐसे बड़ी सारी चीज़ों के साथ होता है। तो जैसे अभी आपने सिद्धि की बात की, तो सिद्धि इज़ बेसिकली कि आपका हुनर है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। अब वो क्या है और कैसे अचीव किया, वो डिपेंड करता है अब वो किस चीज़ के लिए है। और जहाँ तक जैसे मैंने कहा कि साइंस तो एक प्रक्रिया है, जो आज हमें पता है, नहीं पता कल हो सकता है पता लग जाए, लेकिन हम उसको चमत्कार नहीं मानते। जैसे अध्यात्म की हम बात करें, अध्यात्म क्या है? हमारा जो इंडियन सिस्टम है, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें सोची हैं, है ना, कि हम अगर वो सोच प्रोसेस ना होता तो शायद आज जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है
हम वहाँ उन तक ना पहुँच पाते। तो क्या सर हमारे ऋषि मुनि जो रहे हैं वो साइंटिस्ट थे, ये क्योंकि उन्होंने कई सौ साल पहले या कई हजार साल पहले बहुत कुछ फाइंडिंग्स कर ली थी, जैसे कि 9 ग्रह की कर ली थी या हमारे सोलर सिस्टम की कर ली थी, यहाँ तक कि वो ग्रहण भी बता पाते थे, तो उनको साइंटिस्ट कहना ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि साइंस करने का एक नया तरीका 16th सेंचुरी में आया, जो गैलीलियो के साथ से शुरू हुआ, न्यूटन और फिर आइंस्टीन और लेकिन उससे पहले भी पूरा बहुत साइंस था। ऐसा नहीं है कि साइंस आधुनिक साइंस नो डाउट कि 19th सेंचुरी में आया, जब आइंस्टीन ने अपना थ्योरी दिया था। उससे पहले भी क्लासिकल साइंस का टाइम था, जो न्यूटन का फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीज़ें, हुआ क्या कि हमारा जो ऋषि मुनियों का, उसमें कुछ लोगों ने तो उस जो अपने मत दिए या थ्योरीज दी उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया। जैसे पूरा केमिस्ट्री अगर हम देखें, जिसको हम वो कीमिया या कहते थे कि बहुत सारे आयुर्वेद है, ये सारे हमारे साइंटिफिक तरीके पे जो आज भी जारी है उस पर मौजूद थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पे रहीं, जैसे कि हम जब उसको उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया, जो बाद में प्रूव हुई। इंडियन वेदांता को बेस बना के जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं उसमें उसका कहें कि घालमेल हमें दिखाई पड़ता है, जो आइंस्टाइन ने खुद भी माना था। ठीक है ना? तो जो जो चीज़ें थ्योरेटिकली हमने दी, उसको आधुनिक विज्ञान ने प्रैक्टिकली या मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन से प्रूव किया है। तो अब उसका श्रेय किसको दोगे आप? अब ये तो आपके ऊपर है। ये ज़रूर है कि हाँ, उसका कहीं न कहीं उसके जो प्रिमिटिव कहें कि जो उसके जो बीज है, वो कहीं न कहीं हमारे उस थ्योरी में या उस ग्रंथ में कहीं न कहीं मौजूद थे। ये हमारी गलती है कि हमने उसको उसका मिलान आधुनिक विज्ञान से नहीं करा। नहीं सर, इसमें मैंने एक पॉडकास्ट किया था हाँ। अक्षत गुप्ता जी के साथ, और हाँ, हाँ। मैंने उनसे सवाल किया था कई चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि कई चीज़ों के आज जवाब शायद इसलिए नहीं मिलते क्योंकि जो तक्षशिला जलाई गई थी, हाँ। उसमें लाखों किताबें जल गई और लाखों शायद ग्रंथ जल गए, बहुत कुछ ऐसा था जो खत्म हो गया। तो जिसके लिए आज हम कंफ्यूज्ड हैं, तो शायद वहां पर वो सब चीजें थी जो हमें कभी पता ही नहीं चलने दी आगे, और उन लोगों को भी शायद मार दिया गया था जो वहां पर थे, जो आगे पास ऑन करते इंफॉर्मेशन या बताते लोगों को। नहीं, देखिए ऐसा है कि हो सकता है इस बात में सच्चाई हो, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी जो ज्ञान की जो परंपरा रही थी, वो ओरल ट्रेडिशन है। लिखने का हमारा थोड़ा कम था, लिखने का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया है। तो अदरवाइज़ जो हमारी गुरु शिष्य वाली जो परंपरा थी, वो गुरु को कंठस्थ है, पूरा याद है, वो शिष्य को बता रहा है, उसने उसमें ऐड किया या किया। लिखा जाता था लेकिन कम था वो परंपरा, जो पांडुलिपि ताड़पत्र पे या उस पे लिखी जाती थी, वो उससे ज़्यादा हमारा ओरल ट्रेडिशन था। तो वो उसमें ये होता ज़रूर है कि जैसे-जैसे टाइम पास होता है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, जो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड है, वो तो सब लिखे ही गए थे। उसमें ये सारी जानकारी है। अ, हमारे जो दिक्कत आती है, मैंने जैसे कहा कि जो हमारे जो साइंटिफिक ग्रंथ हैं, या जो कहें कि जो और जो ग्रंथ नहीं हैं, जो क्या बोलेंगे उसको, आई डोंट नो क्या बोलेंगे उसको, स्क्रिप्चर्स जो हैं, हम दोनों में मिला देते हैं एक्चुअली। तो जो हमारे ग्रंथ हैं, सूर्य सिद्धांत हैं, आर्यभट्ट और ये जो तुम्हारे इनके सबके हैं, आप देखें ये दीज आर वेरी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। उसमें पूरे इंडिया में अगर हम देखें मैथमेटिक्स की डेवलपमेंट हुई है, तो बिकॉज ऑफ ये जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है, ग्रहों की जो गणना है, और इनका जो सिचुएशन को जानने के लिए, जो कि नंगी आंखों से जिसको ऑब्जर्व करके आप हमने किया है। चाइना के बाद इंडिया ही का ही ऐसा नंबर आता है जिन्होंने उसका जो प्रिडिक्शन का टाइम है वो निकाल लिया था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। ठीक है ना? लेकिन हम इसको लेके मुड़ गए इधर कि चंद्र ग्रहण
के अपशगुन, सूर्य ग्रहण के अपशगुन, हमने उसका जो वैज्ञानिक पहलू है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें बहुत सारे कहानी किस्से जोड़ दिए। आज की तारीख में हम देखते हैं, हमारा ये मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं क्लास में हम पढ़ाते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के का कारण क्या है कि जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो और पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, और पृथ्वी बीच में आ जाए, चंद्रमा एक तरफ चले जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। तो लेकिन हमने कहानी क्या बनाई, हमने राहु केतु की कहानी बना दी उसमें, ये हमने भी सुनी है ना। तो हमने क्या किया है कि उस साइंटिफिक फैक्ट को साइंटिफिक फैक्ट के रूप में ना बता के उसको कहानी किस्सों में बताया। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान कुछ नहीं हुआ, हम उसको सच्चाई मान लेते हैं ना, दिक्कत ये होता है उसको कहानी नहीं मान रहे। नहीं, हमने जैसे बोला कि राहु है, केतु है, ग्रहण लगाए, उस टाइम पे बहुत सारी चीज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि नहीं करनी है। उसके रीजंस क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ ना, जहाँ पे ये वाली चीजें आप और किसी सिविलाइजेशन में चले जाओ, ठीक है, ये ज़रूर है कि ये घटना ऐसी होती थी कि दिन में अंधेरा हो गया, मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसमें आदमी को लगेगा, क्यूरियोसिटी होगी, डर भी लगेगा कि भाई ये दिन में रात कैसे हो गई, ठीक है, और कुछ देर बाद सूरज निकल आया। तो हर एक सिविलाइजेशन में, माया कल्चर हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, ग्रीक हो, हर जगह अलग अलग कहानियाँ, किस्से उसमें जुड़े हुए हैं, जो कि बोलते हैं कि भगवान नाराज हो गए, या जैसे दो चाइना में बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जो सूरज को खा लेता है। हमारे यहाँ राहु केतु का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाकी जगह में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ डेवलपमेंट वो मिथ और सुपरस्टिशन डाइल्यूट हो गए। हमारे यहाँ अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है ना। अभी अब जैसे मैं एक क्या बोलते हैं, एक इस्लामिक स्टेट में मेरे को जाना हुआ, तो बोलते हैं हमारे कल्चर में मतलब इससे रिलेटेड कोई वो नहीं है, राहु केतु जैसी कहानी नहीं है, तो उनको वो इंडिफरेंट है। लेकिन सर उनके इस्लामिक कंट्रीज में भी दे बिलीव इन सर्टेन थिंग्स लाइक जिन्नात, चुड़ैल, वो सब उस पे बहुत भरोसा करते हैं। फिर वही बात हो गई ना। नहीं, मैं एक थ्योरी है, मतलब कि क्वेश्चन है बेसिकली कि हर एक कम्युनिटी या हर एक धर्म में या मजहब में हम कह सकते हैं वो मानते हैं कुछ ना कुछ। अब कहीं ना कहीं से तो वो ट्रैवल हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उसमें बात वो नहीं है। बात हो रही है कि अभी एक चीज का जिसका साइंटिफिक पहलू हमें पता लग गया है, अब उसको आप मानोगे या जो पुरानी मान्यताएं हैं या कहानी किससे उसके साथ जुड़े हुए उसको मानोगे। सवाल ये है, आप आज के युग में रह रहे हो या 1000 साल पुराने युग में रह रहे हो, जब आज की जानकारी नहीं थी हमारे पास। हालांकि अगर इंडियन कल्चर में हम देखें तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्रेडिक्शन हमने बहुत सालों पहले करनी शुरू कर दी थी। हमारा जो पंचांग है, इट्स अ वेरी मतलब 100% साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो हमें प्लेनेटरी पोजीशन बताता है, लेकिन उसके साथ हमने फलित ज्योतिष जोड़ रखा है कि ऐसा होगा, ये ग्रह इधर होगा तो ये प्रभाव होगा, ये ग्रह होगा तो ये प्रभाव होगा। अब वो एक विद्या तो हो सकती है बट साइंस नहीं है। मतलब जैसे बहुत सारे सोशल स्टडी हम पढ़ते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, दैट इज़ नॉट साइंस, बट सब्जेक्ट तो है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, तो वो हम पढ़ा सकते हैं, सीख भी सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट एज साइंसेस। उसको हम साइंस की कैटेगरी में हम नहीं लाएंगे। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसको साइंस नहीं कह सकते, उसको एक विद्या जरूर कह सकते हैं, ज्ञान जरूर कह सकते हैं, बट वो विज्ञान नहीं है। अब ज्ञान और विज्ञान का फ़र्क यही होता है ना कि जब ज्ञान को, हमारा पुरानी चीज़ों का बहुत ज्ञान है, पहले भी मैंने बात दूसरे तरीके से कही कि उस ज्ञान को हमने विज्ञान में कन्वर्ट नहीं करा। विज्ञान में कब कन्वर्ट होता है? जब उसको हम प्रैक्टिकली प्रूव कर दें, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दें, या उसके एविडेंस इतने फुल प्रूफ हमारे पास इकट्ठे हो जाए कि उसमें कोई दूसरा कोई और उसका कहीं की वो ना निकले, एक ही वो सब चीज़ें एक ही तरफ
एक ही थ्योरी की तरफ इशारा करे, तब तो बात बनती है। अब हमने हमारा क्या होता है कि थोड़ा-सा जहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आता है, मतलब जवाब हमें नहीं पता तो हमें जवाब मिथ एंड सुपरस्टिशंस वाले बहुत पता है, तो हम वो जवाब उधर डाल देते हैं। तो ये एक मतलब जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है वो अपने आप करेक्टिव मेजर पे आएगा, और हो भी रहा है ठीक, कि धर्म का, अंधविश्वास का कोई लेना-देना नहीं है। दोनों अपने आप में, धर्म मतलब जो आपने अडॉप्ट करा, धारण करा, कि एक लाइफ़ को जीने का आपने एक तरीका अपनाया। अब उसमें इन कहानी किस्सों का कोई रोल नहीं है। क्योंकि जितना भी आप देखो कि जैसे कि हमने हमारा जो पंचांग है, वो वो कैलकुलेशन है बेसिकली प्लैनेटरी मोशंस की, और उसकी वजह से हमारा सारा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, वो सारा जो अर्थमेटिक था हमारा जो डेवलप हुआ उसकी वजह से हुआ। तो उसने हमें मतलब बहुत ज़्यादा हमको मैथमेटिक्स में हमें मतलब इतना ज़्यादा आगे वो बढ़ा दिया। आप सोचो इंडियन सिस्टम अगर ऑफ उसको देखें तो आप अंग्रेजी सिस्टम या रोमन सिस्टम में मिलियन ट्रिलियन से ज़्यादा आप बात ही नहीं कर सकते। अब हिंदी में जाओ आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, नील, 10 नील, पदम, पदम, ऐसे करके आप कितना डिजिट तक जा सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्क। तो वो जो एस्पेक्ट है उसकी हमें करंट रेलिवेंसी दिखानी, उसको यूज़ करना, वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम यही कहते रहे कि भाई हमारे यहाँ तो टीवी था, संजय ने क्या नाम था उनका जिनकी आंखें नहीं थी, धृतराष्ट्र को पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया था। ये एक बहुत बड़ा, हाँ, अगर ऐसे देखे तो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे क्या एग्जिस्ट करती थी कि वो लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे थे। देखिए यहाँ पे ना दो बातें आती हैं। एक, आप इसको बोल रहे हो कि जब आप ये बोला था कि लॉर्ड कृष्णा ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी संजय को। तो आप यहाँ पे पहले आपने भगवान की जो एग्जिस्टेंस है उसको आपने मान लिया, और भगवान के पास तो सब कुछ पावर है। उन्होंने उसको ऐसी दृष्टि दी कि वो यहाँ से बैठ के कुरुक्षेत्र का नज़ारा देख सकता है। ठीक है। अब दूसरा जो तरीका हो सकता है वो था टीवी वाला, लेकिन जब हम टीवी की बात करते हैं, टीवी एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो वो टेक्नोलॉजी मतलब एक पिक्चर ट्यूब होनी चाहिए, वहाँ से सिग्नल आपको जो है वो करना है। मतलब आप अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे कैमरा लगा रखा है ना, तो वहाँ कैमरा होना चाहिए था जो ट्रांसमिट कर रहा है। फिर आपका जो टीवी है उसका एक एंटीना होना चाहिए था जो रिसीव कर रहा है, जिससे फिर आपका जो सिग्नल है वो कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल उसमें या रेडियो वेव या जिस भी तरीके से। सो दैट मीन्स कुछ तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, वो उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं होता है, नहीं। लेकिन अगर ये बात हुई है तो कुछ तो ये बात फिर कैसे निकली कि फिर लाइव टेलीकास्ट कि हिस्ट्री लिखने का एक तरीका विकसित हुआ था जब ये पूरा जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था, कि एविडेंस बेस्ड। तो हम मानते तो हैं ही हैं, लेकिन उसको साइंटिफिकली अब इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमें कोई पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना या पिक्चर ट्यूब का कोई मटेरियल या उस तरीके की कोई चीज़, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जरूर है। हाँ, उसका उस कॉन्सेप्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुआ कि इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि दूर की चीज को आप पास बैठ के देख सको। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया जब हमारा इंडियन टेलीविजन शुरू हुआ था, दूरदर्शन, जो दूर के दर्शन कराता है आपको। ठीक है ना। तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम एक मतलब एक पॉसिबल फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, वो अगर हम उसको उसमें लें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सारे जिन लोगों ने हमें फ्यूचर का विजन दिखाया, फ्यूचर के बारे में बात करी, ब्रह्मशस्त्र की हम बात अगर देखें तो एटॉमिक बम का कॉन्सेप्ट जिसने भी सोचा होगा,
जिसमें आइंस्टाइन भी इन्वॉल्व थे, ओपेनहाइमर भी इन्वॉल्व थे। इन सब लोगों ने इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं सारे पढ़ रखे थे। तो क्या ब्रह्मास्त्र जो था वो हाँ, न्यूक्लियर वेपन था? थ्योरेटिकली 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 क्योंकि था। अगर वो पूरा सभी कुछ वो ख़त्म कर सकता है और युद्ध को समाप्त करने का अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने क्या करा? न्यूक्लियर वेपन। वही इस्तेमाल करा ना उसी तरीके से। तो ये एक मतलब एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि एक हमारे अ, कल्पना शक्ति को पंख देने का काम वो हमारे स्क्रिप्चर्स करते हैं, जिसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। चैलेंज क्या मतलब, एक वो जो आपने शुरू में हम सवाल हम कर रहे थे 50 साल बाद क्या होगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको अगर हम एक चैलेंज लें तो आने वाले 50 सालों में जो जिस तरीके की जो संरचना समाज की थी या बाकी चीज़ों की थी, हमारा जो यंत्र थे या वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसकी हम बात करते हाँ। हैं, तो महाभारत में इसकी भी बात हुई थी कि हुँ, गांधारी के 100 पुत्र थे हुँ, जो घड़े से पैदा हुए थे। हुँ। सो ये हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी से इसको जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी अपने आप में भी ना एक मिसनॉमर है। हम्म ऐसा नहीं है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा हो रहा है। हम्म टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो आप तो ये तो पता है कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें आप नॉर्मल तरीके से जब होता है तो यानी कि जो अ, हमारी जो माँ है और बाप 2 लोग होते हैं उसमें चाहिए, तो माँ का जो एग होता है अ, वो इस्तेमाल होता है और पिता का स्पर्म इस्तेमाल होता है, जिसमें दोनों मिलके हम देखते हैं कि वो फर्टिलाइज़ करता है और वो जो फर्टिलाइज़ होके जो एक दोनों का संगम। संगम जो होता है वो उसको हम जाइगोट कहते हैं अंग्रेजी में। और जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। आप सोचिए एक सिंगल सेल से हम इतना बड़ा जो बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है वो बनता है। वो एक सेल से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, उसमें एक स्टेज आती है 120 जब बनती हैं सेल। तो ये जो सेल हैं 120 स्टेज तक, हर एक सेल को अगर आप अलग कर लो किसी भी टेक्नोलॉजी से और एक-एक गर्भ में 120 स्त्रियों के गर्भ में अगर आप इसको ट्रांसप्लांट कर दो, तो हर सेल जो है वो एक एम्ब्रियो में यानी बच्चे में 9 महीने बाद जन्म उसको दे सकती है। तो ये 120 तक जो स्टेज है टेटोपोटेंट बोलते हैं उसको, कि हर एक सेल हैज़ ए पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू अ एम्ब्रियो। ओके, तो ये वो कॉन्सेप्ट था जो अगर हम आज की तारीख में सोचो, अगर हम इसको पहले सोच लेते कि टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट वो नहीं था, अब वहाँ पे वो एक कल्पना है, क्योंकि वो है तो एक काव्य ही। काव्य में कितने कवि जो है अपनी कल्पना शक्ति का कितना इस्तेमाल करता है, उसको 100% सच्चाई मानना एज़ ए वैज्ञानिक होने के नाते, वो मेरा जो एटीट्यूड है या मेरी मेंटल ट्रेनिंग है वो मुझे परमिट नहीं करती है। बट वो कॉन्सेप्ट से पूरी दुनिया में उन कपल्स को एक उम्मीद मिलती है, जो किसी भी वजह से जो माता-पिता नहीं बन सकते। तो एक आइडिया था उसमें, जो कि हम जिसको आज हमने एक टेक्नोलॉजिकली उसको संभव करके दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो हम जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं अपने पुराने स्क्रिप्चर से, अपनी स्टोरीज़ से। क्योंकि जहाज अगर किसी ने बनाया, जहाज की भी ये ऋग्वेद में जहाज बनाने का पूरा स्ट्रक्चर कहें कि पूरा विधि वर्णन की गई है। पर आप सोचो कि बनाया राइट ब्रदर ने, हमारे यहाँ पे किसी ने नहीं बनाया, जबकि वो था हमारे पास, वो नॉलेज उसने इस्तेमाल करी। नहीं, लेकिन कभी शायद किसी ने बनाया हो लेकिन बाद में कभी यूज ही नहीं किया नहीं, गया हो। अब ऐसे थोड़ी होता है। अब ऋग्वेद कब लिखे गए होंगे? 5000 साल पहले, उससे भी 2500 शायद 5000, पहले कभी। हाँ, मतलब पहले ओरली थे, तो लिखे। अब हम ऐसे देखें तो रावण ने पुष्पक विमान का जो इस्तेमाल किया, जो हाँ, रामायण में संदर्भ आता है, तो पुष्पक विमान क्या था? विमान ही था, वो नाम था उसका पुष्पक। बिल्कुल, बिल्कुल था, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब आप उसको एक काव्य मानते हो या रियलिटी मानते हो? मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आपने, क्योंकि एक जब कवि लिखता है तो वो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करता है। अभी आचार्य नरेंद्र कोहली
साहब की किताब मैंने पढ़ी, जो उन्होंने महाभारत को एक अलग तरीके से आज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। पात्र वही हैं, सिचुएशन अलग है। अब उन्होंने जैसे ये बोला कि रावण जो है उनको सीता को हर के ले गया था, अपने पुष्पक विमान से लेके गया था लंका। उन्होंने उसको बताया कि मतलब पंचवटी मध्य प्रदेश में है और पंचवटी से लंका जाना है, तो रावण ने क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करी? उसने हर 100 मील पे अपने बंदे जो है नए घोड़ों के साथ बिठा दिए। तो हर रथ में वो नए घोड़े जोड़ता था 100-150 किलोमीटर के बाद। एक घोड़ा 100 किलोमीटर आराम से चल सकता है, ठीक है ना? सो दैट वाज हिज स्ट्रैटेजी। ये भी कवि की कल्पना है, जिसने ऐसा उस सीता हरण के उस वाक्य को ऐसे बताया। और एक हमारे मतलब रामायण में है, जो वाल्मीकि ने जो लिखा है। तो ये एक इसको एज ए रियलिटी इन टोटो लेना थोड़ा साइंटिफिकली, थोड़ा साइंटिफिक माइंड को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। नहीं, लेकिन आज जैसे हम बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं। आपने देखा कैसी आजकल मूवीज भी बन रही हैं, बड़ी हाई क्लास मूवीज बनती है, इमेजिनेशन होती है, सीजीआई का इस्तेमाल होता है, इमेजिनेशन ही है ना, वो इमेजिनेशन है। हाँ, हो सकता है कि अभी कभी रियलिटी बन जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो मतलब फिल्में बनी और उसको फिर रियलिटी में कन्वर्ट किया। स्टार वॉर्स फिल्म थी ना, पूरा डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका ने अपना जो स्टार वॉर्स कॉन्सेप्ट पे उस फिल्म के बेस पे तैयार किया था। तो क्योंकि इमेजिनेशन इज अ फर्स्ट स्टेप, किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए पहले आप सोचना तो पड़ेगा आपको। तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि में ये एक असीम क्षमता थी दिमाग की। वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते थे ध्यान में जाके, जो कि मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए बड़ा इम्पॉसिबल था। लेकिन इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया होगा। नहीं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं हुआ है, बहुत हुआ है। पूरा जैसे हमारा आयुर्वेद है, हमारा सुश्रुत का जो सर्जरी है, आप ये देखिए कि उन्होंने जानवरों की पक्षियों की चोंच को देख के वो सर्जरी के इक्विपमेंट बनाए, और वही इक्विपमेंट आज भी इस्तेमाल होते हैं आँख की सर्जरी के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, पर जितना ज़्यादा होना चाहिए था। अब ये भी बात है कि हम इतने साल गुलामी में रहे, हमारी वो चीज़ें शायद उस तरीके से हमें प्रेजेंट नहीं करी गई, या छिपा ली गई, या ख़त्म हो गई। जैसे कि नालंदा वाला बताया कि एक पूरा जो हमारा ट्रेजर था ज्ञान का, वो जला दिया गया। तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें हमें एक बैलेंस अप्रोच लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वही सब कुछ था हमारे पास या कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं है। जो था, जो है और जो अभी एग्जिस्ट करता है, उससे हमें क्या लेसन मिलता है, उसको किस तरीके से एक टेंजिबल फॉर्म में, एक टेक्नोलॉजी में, एक प्रोडक्ट में हम डेवलप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लेसन हमें लेना चाहिए। मतलब सिर्फ यही नहीं कि हमने ये कह के चुप नहीं हो जाना चाहिए, अरे ये तो हमने 5000 साल पहले कर लिया था। नहीं, अभी तो उसको पहले करने वाला कोई और कंट्री बन गया है। यानी उस ज्ञान का हमने उस ज्ञान को, उस सारे ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट नहीं करा, जो कि वेस्ट ने, यूरोप ने खासकर, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हमारी बहुत सारी चीज़ों पे आज भी उनका रिसर्च जो है वो जारी है। हमारे जो भी इंडियन पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें जो जो बातें कही गई हैं, वो मैं देख रहा था कि जर्मनी इज़ अ वन कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हमारे इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हो रही है, जो हम शायद अभी उतना नहीं कर पा रहे, या एक कहीं ना कहीं एक रिलेक्टेंस है। तो मुझे लगता है कि वो सिस्टम को एक साइंटिफिक तरीके से रिवाइव करके उसको प्रूव या डिसअप्रूव कर देना चाहिए हमें। मतलब बीच में नहीं अटकना चाहिए उसको लेके, जो कि अभी एक स्थिति मुझे कभी कभी लगती है ऐसे। और मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स बहुत कुछ सोचेंगे इसके बारे में जो आज बात हुई। और मुझे लगता है हमने काफ़ी अच्छी आज बात करी है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करे। एंड प्रोबेबली एक बारी और हम कभी बैठें और हम और नए टॉपिक्स पे बात करें आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नॉलेज मिली है सर, और बहुत अच्छा लगा है मैं आपके साथ बैठ के आज। थैंक यू सो मच
for coming हाँ, and sharing your thoughts with us. thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram. Thank you, Mohit.